फिर पीरियड ऑफ 750 टू 1000 सी नॉर्दर्न इंडिया। अब हम देखिए नॉर्दर्न इंडिया में क्या हो रहा है, वहाँ पे हो रहा है ट्राइपेटाइट स्ट्रगल। किसके इसके बीच में? गुर्जर और प्रतिहारस इन द नॉर्थ, राष्ट्रकूटस इन द डेक्कन एंड द पालास इन द ईस्ट। तो ये तीन पावर्स थे, इनके बीच में ट्राइपेटाइट स्ट्रगल हो रहा था। और राष्ट्रकूट जो थे वो नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में एक ब्रिज के जैसे काम करते थे। ये हम देख सकते हैं ये मैप से कि कहाँ कहाँ प्रतिहारस थे, कहाँ पालस थे, कहाँ राष्ट्रकूट थे। राष्ट्रकूट बिल्कुल बीच में आते तो एक ब्रिज की तरह एक्ट करते थे। और चोलर जो थे वो अंडमान निकोबार, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा हर कहीं पे रूल करते थे। तो प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में अगर हम पहले देखेंगे तो ये ओरिजिनेट करते हैं गुर्जरस थे, जो गुर्जरस फाइटर्स थे और पैस्टोरलिस्ट थे, मतलब डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स रखते थे। और ये मतलब कि गुर्जरस थे, तो गुर्जर और प्रतिहार इसलिए इनको बोला जाता है। तो इनके जो अर्ली किंग्स थे, सिंस द अर्ली किंग्स ऑफ दिस डायनेस्टी कंसिडर द एपिक हीरो लक्ष्मण एज देयर हीरो। लक्ष्मण को ये अपना हीरो मानते थे, जो कि राम के भाई थे। फिर प्रतिहारस क्या करते थे, इस टाइटल को ले लिए डोर कीपर की टाइटल को। फिर इनको जाना जाता है उनके ओपन पैविलियन स्टाइल टेम्पल के बाद, मतलब टेम्पल के साथ साथ उनके कार्व्ड पैनल, उनके स्कल्पचर के साथ साथ गुर्जर प्रतिहारस को जाना जाता है। और जो गुर्जर प्रतिहार स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग जो खजुराहो में हम मतलब देखते हैं, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि डायनेस्टी को किसने फाउंड आउट किया था, हरिचंद्र ने फाउंड आउट किया था। तो गुर्जर और प्रतिहारस जो थे वो पैस्टोरलिस्ट थे, फाइटर्स थे। ये लक्ष्मण को अपने मतलब कि फाउंडर मानते थे, जो कि राम के भाई थे। और इन्होंने अपना डोर कीपर वाली नाम जो है उन्हीं से लिया था। और इसको मतलब कि इन्होंने खजुराहो में काफ़ी टेम्पल बिल्डिंग किया था, क्योंकि इनको टेम्पल बिल्डिंग के कारण जाना जाता है। इनके ओपन पैविलियन टेम्पल्स, काफ टेम्पल्स के लिए जाना जाता था। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि इनका जो फाउंडर थे उनका नाम था हरिचंद्र। तो गुर्जर और प्रतिहारस इंस्ट्रूमेंटल थे अरब आर्मीज को मतलब कि रेजिस्ट करने में। अब इनका जो इम्पोर्टेंट और सबसे फेमस किंग है वह नागाभट्टा वन, जो कि अरब के इन्वेजन को रोके थे। इन्होंने मालवा, राजपूताना और गुजरात के ऊपर इनका कंट्रोल था। इनको डिफीट किया था राष्ट्रकूटा किंग ध्रुवा ने। फिर आते हैं बश्चर राजा, जो नागाभट्टा वन के मतलब कि सक्सेसर रहे। इन्होंने अपना एक्सटेंड किया किंगडम और कन्नौज को अपना कैपिटल बनाया। बश्चराज की जो पॉलिसी थी एक्सपेंशन की, वो मतलब कि इसीलिए उनका धर्मपाला जो पाला किंग थे उनके साथ उनका कन्फ्लिक्ट हो गया। और फिर क्या हुआ कि पाला किंग जो बंगाल और बिहार को रूल करते थे उनके साथ भी कन्फ्लिक्ट हुआ और दुबा के साथ भी कन्फ्लिक्ट हुआ। फिर ट्राइपेटाइट स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। फिर क्या होता था कि ये 350 ईयर्स तक कंटिन्यू किया। और उसके साथ साथ प्रतिहारस तब तक मतलब लास्ट तक कन्नौज के ऊपर उनका कंट्रोल रहा। तो हम देख सकते हैं कि धर्मपाल जो थे, धर्मपाल नहीं, नागाभट्टा जो थे उनको ध्रुवा ने हराया, राष्ट्रकूटा किंग थे। फिर आते हैं बश्चर राजा, जिनका कन्फ्लिक्ट था किसके साथ, ध्रुवा के साथ भी था। और उसके साथ साथ उनका धर्मपाल के साथ भी कन्फ्लिक्ट था। तो धर्मपाल जो किंग थे उनको बश्चर राजा ने हराया, बश्चर राजा को हराया ध्रुवा ने। और ध्रुवा और धर्मपाल दोनों कन्नौज को देख रहे थे, मतलब कन्नौज उनके आई में था। धर्मपाल पाला किंग थे और ध्रुवा थे राष्ट्रकूटा किंग। फिर आते हैं नागाभट्टा टू, और फिर से मतलब वही ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल का मतलब कि चल रहा था। धर्मपाल राजा थे, उनको फिर से नागाभट्टा टू ने हराया, जो गुर्जर के किंग थे। और उसके बाद उनको नागाभट्टा टू को गोविंदा थ्री राष्ट्रकूटा किंग थे, उन्होंने हराया। फिर नागाभट्टा टू के बाद आते हैं उनके सन रामभद्र। और फिर आते हैं भोजावान या मिहिर भोजा, जो नागाभट्टा टू के ग्रैंडसन थे। मोस्ट सक्सेसफुल एंड पॉपुलर रूलर थे प्रतिहारस थे। तो एक नागाभट्टा वन थे और एक मिहिर भोजा थे, जो गुर्जर प्रतिहार के सबसे फेमस रूलर्स थे। तो हम देखते हैं कि जो मतलब कि मिहिर भोज थे, उन्होंने पहले उनको पालर्स ने, राष्ट्रकूटर्स ने, कालेचुरीज ने सबने हराया था। लेकिन अपने फीडेट्रीज जैसे कि चेदीज, गुहिलाज, उनके मदद के साथ साथ इन्होंने पालर्स और राष्ट्रकूटर्स के ऊपर अपना जीत हासिल किया। उसके साथ साथ इन्होंने कैपिटल बनाया कन्नौज को, जिसको महोदय बोला गया। और इनका जो इंस्क्रिप्शन है उसको 12 इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं, जिसमें अपने मिलिट्री कैंप के बारे में बताते हैं। और फिर उनका एक अरब मर्चेंट सुलेमान उनके बारे में लिखते हैं अपने ट्रैवल अकाउंट में। इनको किंग बावरा भी बोला जाता था अरब ट्रैवलर अल मसूदी के द्वारा, और अरब ट्रैवल सुलेमान इनको किंग जुज्र बोलते थे। और प्रतिहार रूलर्स के पास बेस्ट कैवलरी था। और फिर हम देखते थे कि इनका जो एक्सपेंशन था उसको कश्मीर के किंग शंकर वर्मन ने रोक के रखा था, और राष्ट्रकूटा के कृष्णा टू और देवपाल। तो ये विष्णु के डिवोटी थे, इनको आदि बराह का टाइटल मिला हुआ था। और जो कालाचूरी और
चंडालस थे एंड आरवस थे, ये इनकी सुप्रीमेसी को मानते थे। फिर आते हैं महेंद्रपाला। अंडर द भोजा एंड हिज सक्सेसर महेंद्रपाला द प्रतिहारा एम्पायर रीच्ड इट्स पीक। तो मीर भोजा महेंद्रपाला के अंडर प्रतिहारा किंगडम सबसे अपने पीक पे था। कश्मीर के किंग जो थे शंकर बर्मन, उसके अगेंस्ट भी इनका मतलब कि फाइटिंग भी चला। इनको महाराजाधिराजा आर्यवर्त भी बोला जाता था। और इन्हीं के कोर्ट में थे राजशेखर, जो कि एक संस्कृत पोइट थे। मतलब कि एक फेमस प्ले है कर्पूर मंजरी, जिसको सौरसेनी ने मतलब सौरसेनी प्राकृत में लिखा गया था। कर्पूर मंजरी, इसको राजशेखर ने लिखा था कर्पूर मंजरी अपनी बीवी अवंती सुंदरी के लिए। फिर काव्य मीमांसा राजशेखर ने लिखा था। ये किसके उसमें थे? महेंद्रपाला के किंगडम में थे। फिर हम देखते हैं कि इनको महेंद्रपाला को इंदिरा III ने हराया, जो कि राष्ट्रकूट किंग थे। अल मसूदी भी इनके टाइम पे आए थे। तो राज्यपाल राष्ट्रकूट किंग कृष्णा III ने नॉर्थ इंडिया को इन्वेड किया और राज्यपाल को हराया। फिर क्या होता है कि मोहम्मद गजनी उस टाइम पे कन्नौज को रेड कर लिए और इनको चंदेला किंग ने मार दिया राज्यपाल को। फिर लास्ट रूलर थे यशपाल। सो इंपॉर्टेंट रूलर थे मिहिर भोज और नागाभट्ट वन। तो नागाभट्ट वन के बाद आते हैं हमारे कौन? नागाभट्ट वन, फिर बख्शर राजा आते हैं, फिर आते हैं हमारे नागाभट्ट II, फिर मिहिर भोजा आते हैं, फिर महेंद्रपाला आते हैं, फिर आते हैं हमारे राज्यपाल और फिर लास्ट रूलर यशपाल। तो सक्सेसफुल रूलर्स रहे, लेकिन एंड तक डिक्लाइन हो गया। गजनी मतलब कि इन्वेजन्स आ रहे थे 11वीं सेंचुरी में, उसके साथ साथ चंदेलास भी थे। फिर चौहानस और चहमानस जो थे, चालुक्यस और सोलांकीज इन गुजरात और पवार्स इन मालवा, ये सब राइज कर रहे थे। फिर हम देखते हैं पालाज ऑफ बंगाल। शशांक के डेथ के बाद एक्चुअली एक पॉलिटिकल कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गया था बंगाल में। और उसके बाद क्या हुआ कि यशोवर्मन जो कन्नौज के थे, वहाँ उनके द्वारा इन्वेजन हुआ। कश्मीर के ललितादित्य ने इन्वेजन किया और चाइनीज़ आर्मी ने भी इन्वेजन किया था। और असम के रूलर भास्कर वर्मन, उन्होंने भी बंगाल में इन्वेजन किया था। तो बंगाल वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ इन्वेजन्स एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। तभी बाला डायनास्टी के जो मतलब कि फाउंडेशन है, उसको गोपाला करके एक पाला किंग ने रखा। और उन्होंने पाला मतलब प्रोटेक्टर अपना नाम दिया। और मुख्य मतलब प्राकृत लैंग्वेज का काफ़ी यूज़ किया करता था पाला किंग डायनास्टी। तो पाला किंगडम में मॉडर्न डे बंगाल और बिहार आता था, जिसमें मेजर सिटीज़ लाइक पाटलिपुत्र, ब्राह्मवती, मुंगेर, विक्रमपुरा, ताम्रलिप्ति, जगदली, ये सब जगह थे। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल तो चल रहा था, हमें पता है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि पाला किंग बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। तांत्रिक स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म को जनरली फॉलो करते थे, तांत्रिक स्कूल एंड महायान स्कूल। गोपाल जो थे, उनके बारे में खलीमपुर कॉपर प्लेट में हमें पता चलता है। और ये एक बुद्धिस्ट थे और इन्होंने ओडंतपुरी में एक मोनास्ट्री बनाया था। फिर आते हैं हमारे धर्मपालक, जिनका मतलब कि जो चाहते थे कहाँ पे, अगर हम यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो धर्मपालक का मतलब कन्नौज रूल करने का बड़ा मन था। कन्नौज बहुत स्ट्रैटेजिक प्लेस था, तो वहाँ पे कन्नौज रूल करने का भी मन था धर्मपालक का। तो ये इनको काफ़ी डिफीट्स मिले। पहले राष्ट्रकूटा किंग ध्रुवा ने इनको डिफीट किया, लेकिन फिर ये नॉर्दर्न पार्ट के काफ़ी रीजन को कंट्रोल करते हैं और ये कन्नौज में अपना दरबार हेल्ड करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि धर्मपाल को फिर से प्रतिहारा किंग नागाभट्ट II ने मुंगेर में हरा दिया। इन्होंने विक्रमशिला मोनेस्ट्री को बनाया था। इनके जो फाउंडर, इनके प्रीवियस फाउंडर गोपाल, इन्होंने उदंतपुरी में बनाया था। फिर दीपांकर जो थे बुद्धिस्ट स्कॉलर जो थे, ये इन्हीं के कंटेम्प्रेरी थे। और इन्होंने क्या किया, सोमापुरी मोनेस्ट्री जो पहाड़पुर बिहार में, उसको भी बनाया था। और उसके साथ साथ इन्होंने 200 विलेज का ग्रांट किसको दिया था? नालंदा यूनिवर्सिटी को दिया था। फिर आते हैं देवपालक। देवपालक क्या है? ये एम्पायर को एक्सटेंड किए उड़ीसा तक इनका और उड़ीसा नेपाल तक इनका एम्पायर गया। उसके साथ साथ असम तक भी इनका एम्पायर एक्सटेंड किया। इनका जो इंस्क्रिप्शन था, उससे पता चलता है कि हुनस के ऊपर इनका विक्ट्री के बारे में। और फिर ये मतलब कि मुंगेर इनमें अपना कैपिटल के ओवर पाटलिपुत्र देवपाला। फिर हम देखते हैं कि बुद्धिज़्म के काफ़ी ज़्यादा पेट्रॉन रह चुके हैं। और ये क्या है कि इन्होंने मतलब इनके जो कोर्ट पोएट थे, इनका नाम था वज्रदत्त, जो कि लोकेश्वर शतक लिखे थे। लोकेश्वर शतक को कौन लिखा था? वज्रदत्त, जो किसके कोर्ट में थे?
ये थे हमारे देवपाला के कोर्ट में। फिर हम देखते हैं कि जो पालस का पावर था वो डिक्लाइन कर गया 9th सेंचुरी तक। और उसके बाद क्या होता है कि स्ट्रगल तो चल ही रहा था, उसके साथ साथ आसाम और उड़ीसा के जो रूलर्स थे जो इनके अंडर थे वो भी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किए। फिर महिपाल वन आए जिन्होंने पालस के फॉर्च्यून्स को रिस्टोर किया, लेकिन उनको राजेंद्र चोला ने डिफीट कर दिया। फिर लास्ट स्ट्रॉन्ग रूलर से रामापाला पाला किंगडम के। इनको मेंशन किया जाता है रामचरित में, जिसको लिखते हैं संध्याकर नंदी। फिर इस किंगडम बहुत वीक हो गया 11th सेंचुरी तक, डिस्ट्रॉय हो गया सेना डायनेस्टी के साथ, और सेना डायनेस्टी के राजा बने विजय सेना। तो पाला एरिया को गोल्डन पीरियड ऑफ बंगाल बोला जाता है। वहाँ पे काफ़ी स्टेबिलिटी आया था बंगाल में, काफ़ी प्रॉस्पेरिटी आया था। इन्होंने ग्रैंड टेम्पल्स बिल्ड किए, सोमापुरी, ओडंतपुरी, विक्रमशिला में मोनास्ट्री बिल्ड किया। फिर इन्होंने क्या किया कि बुद्धिज़्म की काफ़ी बढ़ावा दिया। फिर वॉरफेयर देखे तो एलिफेंट कैवलरी इनका काफ़ी वास्ट, मतलब कि एलिफेंट कैवलरी था इनके पास। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि इनका रिलेशन भी था तिब्बतियन एम्पायर के साथ, श्रीविजय एम्पायर के साथ, अरबियन एम्पायर के साथ। और इस्लाम पहली बार पाला किंगडम के टाइम पे ही आया, क्योंकि इनका अरबियंस के साथ रिलेशंस था। फिर हम देखते हैं कि राष्ट्रकूटस के बारे में। राष्ट्रकूटस तो डेक्कन में रूल करते थे। तो फिर इन्होंने क्या किया कि इनका मतलब कि मेन क्या था, चीफ ऑफ राष्ट्र, मतलब राष्ट्रकूट का मतलब यही था। ये लतूर एरिया से आके एलिचपुर में माइग्रेट किए थे। और इनके जो मतलब कि जो रूलर थे, जो मेन इनको फाउंडर थे, वो दंती दुर्गा थे। इन्होंने मतलब कि चालुक्य किंग कीर्तिवर्मन II के फिड्यूटरी थे। इन्होंने दंती दुर्गा ने इनको हराया। उसके बाद वो पावर को राइज किए। इनका नाम दंती दुर्गा इसलिए पड़ा क्योंकि ही हुज एलिफेंट इज हिज फोर्टेस, मतलब उनके मिलिट्री फीट्स और अचीवमेंट के नाम पे ही उनका नाम दंती दुर्गा पड़ा। और इन्होंने शादी की थी नंदी वर्मन के बेटी से, तो वो उनके फादर इन लॉ हुए, जिसके हेल्प में वो कांची जीते, किसके लिए, चालुक्यस के लिए। फिर हम देखते हैं कि कृष्णावन उसके बाद आते हैं। दंती दुर्गा है, फिर कृष्णावन। इन्होंने राष्ट्रकूट एम्पायर को बढ़ाया। और उसके बाद क्या किया इन्होंने कि इन्होंने क्या किया कि कर्नाटका, मतलब कि कर्नाटका कोंकण एरिया को लिया, जो कि एक ब्लो था पल्लवस के लिए। इन्होंने कैलाशनाथ टेम्पल का भी मतलब की स्थापना की एल्लोरा में, और जो कि लॉर्ड शिवा के लिए, और एक मोनोलिथिक टेम्पल है। फिर आते हैं ध्रुवा। ध्रुवा मतलब गुर्जर प्रतिहारस को हराए थे, पालस को हराए थे। और फिर हम देखते हैं कि ईस्टर्न चालुक्यस गंगस को भी कंट्रोल में लाए थे। फिर आते हैं गोविंद III। इन्होंने पाला किंग धर्मपाला को हराया था, और नागाभट्ट II के साथ लड़ाई करी थी गोविंद III ने। और बोला जाता है कि इन्हीं के टाइम पे क्या होता है कि बनारस से बहारूच तक और कैप कोमोरिन से लेकर कन्नौज तक एरिया स्प्रेड हुआ था। और इनकी जो मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स थे ध्रुवा के, उसको ध्रुवा बोल रही हूँ, गोविंद III के, उनको कंपेयर किया जाता है अलेक्जेंडर के साथ। फिर अमोघवर्ष I, वो भी एक राष्ट्रकूट किंग रहे। इनको मतलब कि बहुत फेमस बोला जाता है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस राष्ट्रकूट, जिन्होंने मालखेड़ नाम का जो मतलब सिटी है उसको बनाया था। इन्होंने डिफीट किया था ईस्टर्न चालुक्यस ऑफ वेंगी, और इनका नाम इसीलिए पड़ा वीरानारण्य। और ये फ्रेंडली रिलेशंस रखते थे अपने नेबर के साथ, जैसे कि गंगस, चालुक्यस, पल्लवस हो गई। लिटरेचर के काफ़ी बड़े पैटर्न थे इनके अंडर। कन्नड़ा और संस्कृत काफ़ी ग्रो किया। इन्होंने लिखा था कविराजा मार्ग और पुरुषोत्तर रत्नमलिका संस्कृत में। और फिर इनको अशोका साउथ भी बोला जाता था, और इनको गुप्ता किंग विक्रमादित्य के साथ भी कंपेयर किया जाता था। फिर आते हैं इंदिरा III, जो अमाघवर्ष के ग्रैंडसन है। इन्होंने प्रतिहारा महिपाल I को हराया था और कन्नौज ले लिया था। फिर आते हैं कृष्णा III, जो लास्ट राष्ट्रकूट रूलर थे। और फिर ये क्या होता है कि इन्होंने स्ट्रगल किया परमारस के साथ, मालवा के, और ईस्टर्न चालुक्य वेंगी के साथ। इनको चोला किंग परांतक I ने हरा दिया। इनके डेथ के बाद क्या होता है कि जो राष्ट्रकूटा कैपिटल है मालखेद, उसको बर्न किया जाता है, मतलब पूरा एंड हो जाता है राष्ट्रकूटा एम्पायर का। और राष्ट्रकूटा रूल जो है मतलब कि वो लास्ट करता है 200 साल तक। 160 तक हमारे वो मौर्य रूल्स था,
तो 200 साल तक हमारा राष्ट्रकूट रूल रहता है, टिल द एंड ऑफ 10th सेंचुरी। ये लोग काफ़ी टॉलरेंट थे, जैनिज्म, बुद्धिज़्म, ब्राह्मणिज्म सब इस पीरियड में था। मुस्लिम ट्रेडर्स थे। उसके साथ साथ इन्होंने रॉक टेम्पल एट एलोरा को कंस्ट्रक्ट किया। प्राकृत, संस्कृत, कन्नड़ ये सब लैंग्वेज को भी काफ़ी बढ़ावा दिया। और जो अपभ्रंश पोइट थे स्वयंभू, ये इसी पीरियड में थे राष्ट्रकूट कोर्ट में। और इस 3 किंगडम के टाइम पे हमारा जो लाइफ का क्या ओवरव्यू हम देखेंगे, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का हेड किंग ही था, कमांडर इन चीफ था आर्म फोर्सेस में। और हम देखेंगे कि किंग का पोजीशन हेरिडिटरी था और सक्सेशन रूल्स इतने रिजिड नहीं थे। प्रिंसेस पहले प्रोविंशियल गवर्नर बनते थे और बहुत रेयर केस में प्रिंसेस को गवर्नमेंट पोस्ट मिलते थे, मतलब लड़कियों की स्थान नीचे था लड़कों से। फिर किंग्स जनरली मिनिस्टर के द्वारा मतलब कि एडवाइस किए जाते थे, लीडिंग फैमिली से चूज़ किए जाते थे। और फिर सेनापति, पुरोहित, रेवेन्यू, ट्रेजरर्स ये सब रहते थे। पालस का अगर देखें तो बहुत सारे एलिफेंट्स थे। प्रतिहारस का फाइनेस्ट कैवलरी था। राष्ट्रकूटस के काफ़ी फोर्ट्स थे और मतलब कि वॉर जो था वो काफ़ी फ्रिक्वेंट था इन पीरियड में। राष्ट्र को राष्ट्रपति देखते थे या गवर्नर। भुक्ति प्रोविंसेस को बोला जाता था जिसको उपारिका देखते थे। मंडलस डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता जिसको विश्वपति देखते थे। पत्तला क्लस्टर विलेजेस को बोला जाता जिसको भोजपति दिखते थे। विलेज को विलेज हेडमैन हेड करता था। और फिर हम देखते थे कि कोतवाल वाला जो मतलब लॉ एंड ऑर्डर के लिए कोतवाल भी थे। फिर इट्स noteworthy to add that almost all the officials are paid by giving them grant of rent free lands. रेवेन्यू ऑफिसर्स को बोला था नत गोविंदस और देशगमकुटस और नत गोविंदस। फिर गवर्नमेंट काफ़ी फ्यूडलिस्टिक था और हम देखेंगे चतुर्वर्ण सिस्टम था। मुस्लिम हिंदू सब थे। रिलीजियंस काफ़ी ज़्यादा था। ट्रेड कॉमर्स चलता था। मतलब कि एक्चुअली क्या हुआ था कि स्टैग्नेशन पीरियड था 750 to 1000, क्योंकि उस पीरियड में क्या हुआ था कि रोमन एम्पायर का कोलैप्स हो गया था। तो जो कि अर्लियर इंडिया का मतलब इसी के साथ ट्रेड रिलेशंस था। और ईरानियन एम्पायर का भी डिक्लाइन हो गया था इस्लाम के राइज के लिए। फिर क्या होता है कि ये डिक्लाइन इन ट्रेड कॉमर्स जो है कई सारे धर्मशास्त्र भी में भी हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन 10th सेंचुरी तक फिर से फॉरेन ट्रेड से मतलब कॉमर्स जो है वो मतलब कि स्टार्ट हो गया अरब के साथ, अरब लोगों के साथ, वेस्ट एशिया के साथ, नॉर्थ अफ्रीका के साथ। और फिर हम देखेंगे कि सलामा डायनेस्टी तभी आसाम में था जो इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी था उड़ीसा में जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें सैलोद्भवस थे जो कि सबॉर्डिनेट्स थे शशांक के, जिनको कोंगड़ा के ऊपर अथॉरिटी मिला था जो कि मॉडर्न डे पुरी एंड गंजाम डिस्ट्रिक्ट्स है। सैलोद्भवस जो थे वो उनको रिप्लेस किए गंगज ऑफ श्वेतका जो ओरिजिनली कर्नाटका के माइग्रेंट्स थे। और इन्होंने इस्टेब्लिश किया नॉर्थ गंजाम एरिया में खुद को। गंगस जो थे अब कलिंगा नगर, इनको कर्नाटका के माइग्रेंट्स बोला जाता है। फिर इन्होंने चोलास के साथ इन्होंने अलायंस किया। गंगा किंग अनंत वर्मन चोड़गंगा देव जो थे इन्होंने सोमवंशी रूलर्स को हटाया लोअर ओडिशा से। और फिर इस पीरियड में मतलब कि वो रूल कर रहे थे उस एरिया के ऊपर। और हम चोलस के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। थैंक यू।